पूर्व कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट लगाई रोक। निचली अदालत में चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या प्रवासियों के मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अवैध प्रवासियों के लिए कानून क्यों बढ़ाएं। सीजेआई ने कहा भारत की सीमाएं संवेदनशील हैं। चिकित्सा लापरवाही मामलों में नियम बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। धर्म परिवर्तन के बाद एससी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम को जांच के दिया आदेश। नमस्कार, मैं हूं शालिनी राणा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मामलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फार्मेसी एक्ट से जुड़े कानूनी जानकारी देंगे, तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे। इसलिए हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127937937 012061279338। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी राय ले सकते हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा, फार्मेसी एक्ट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, फार्मेसी अपने आप में जैसे हम समझते हैं कि मेडिकल जो चिकित्सा है, जो मेडिकल पूरी फील्ड है, उस फील्ड में डॉक्टर बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करता है, एमबीबीएस की डिग्री लेता है, एमडी की डिग्री लेता है और प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन जो है उन मेडिसिन को अल्टीमेटली वो प्रिस्क्राइब करता है अपने मरीजों को। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति उस जो फार्मेसी है या केमिस्ट की शॉप है जहां पर वो व्यक्ति उस दवाइयों को पढ़ता है और उस दवाइयों को जिस हिसाब से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब दी है वो मरीजों को देखता है। और जैसे हम जानते हैं हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग कम पढ़े लिखे हैं और अक्सर ये भी इस बात का तंज किया जाता है कि डॉक्टर्स की जो राइटिंग है वो भी एक आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती। तो ऐसे स्थिति में जो एक व्यक्ति जो फार्मासिस्ट है, जिसको दवाई और बहुत सारी दवाइयां ऐसी भी होती है जिनके नाम बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि फार्मासिस्ट जो होता है, जो फार्मेसी एक्ट है, उसके जो पेशेवर है या उसको रेगुलेट किया जा सके और ऐसे व्यक्तियों को ही इस काम को सौंपा जाए जो कि डॉक्टर ने जब जिसको डायग्नोज कर दिया है उसके बाद जो मेडिसिन देना है, जो फार्मेसी की जो सुविधा देना है, वो उसको कर सके। और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जब भी एक डॉक्टर कोई मेडिकल या दवाइयां या मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तो उसके बाद वो जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन हैं, वो प्रॉपरली जाए, पूरी तरीके से जाए और जो सही नाम की वो जाए और वो जैसे एक्सपायर होती है वो नहीं जाए और जितनी मात्रा में कही गई है, बल्कि उससे भी ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो जिस मरीज को दे रहा है जितनी मात्रा में दी गई है वो उतनी मात्रा को दे। और जो दवा बैंड होती है, जिनके ऊपर प्रतिरोध रुकावट होती है, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब नहीं कर, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो स्पेसिफिकली डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, या कितनी मात्रा में कितनी दी जानी है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसके अलावा फार्मासिस्ट जो होता है उससे अपेक्षा की जाती है वो मेडिसिन ना दे। तो इस सारी जो इम्पोर्टेंट सारा एस्पेक्ट है, इस सारे एस्पेक्ट को रेगुलाइज करने के लिए वो जो प्रोफेशनल्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए उनकी ट्रेनिंग है, उनकी पढ़ाई है, उनकी स्टडी है, डिप्लोमा है, तो सारे सिस्टम को रेगुलाइज करने के लिए फार्मेसी एक्ट को लाया गया। जी, अगला सवाल हमारा आपसे रहेगा, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट की योग्यता क्या निर्धारित की गई है?
देखिए जैसे फार्मासिस्ट जो होते हैं वो जनरली या तो डिप्लोमा होते हैं या फिर बैचलर डिग्री होती है जी। या उसके बाद की डिग्री। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे हम जानते हैं मेडिकल लाइन के लिए जब कोई व्यक्ति मेडिकल लाइन में या 12th साइड से साइंस साइड से पास होता है तो वो व्यक्ति ही डिप्लोमा के लिए या आगे डिग्री के लिए जो बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा फार्मेसी इसको डी फार्मा कहते हैं बी फार्मा कहते हैं उसके लिए वो व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है जिस व्यक्ति ने 12वीं क्लास तक 12th क्लास तक साइंस साइड से जो है अपनी स्टडी की हो पढ़ाई करी हो वो व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है और ना केवल अप्लाई करता बल्कि उसके बाद जो उसकी योग्यताएं हैं उसमें उसके एग्जाम्स लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर भी जो उसकी जो पूरी स्टडी है उसका ध्यान रखा जाता है और उसमें जब वो पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होता है सारी चीज समझता है तभी उसको जो डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है तो ये मिनिमम योग्यता है डिप्लोमा के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए और साइंस साइड से होनी चाहिए तभी वो व्यक्ति जो है फार्मासिस्ट के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अपने आप को एनरोल करा सकता है। जी। अगला सवाल ये रहेगा, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के लिए पंजीकरण क्यों आवश्यक है? देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जैसे डॉक्टर्स होते हैं डॉक्टर्स का पंजीकरण जो होता है जब जो उनकी मेडिकल काउंसिल होती है एडवोकेट का पंजीकरण जो होता है बार काउंसिल स्टेट करती है जी। ऐसे ही फार्मासिस्ट अगर कोई व्यक्ति डिप्लोमा या डिग्री होल्डर है और वो व्यक्ति क्योंकि उसका जो दवाइयाँ जो देना है वो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके सेवन से या गलत सेवन से या उसके ओवरडोज से किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। जी। तो जी। ऐसी स्थिति में उसका जो काम है वो अपने आप में बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो जो जिम्मेदारी वाला काम है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति जो कि जिम्मेदार व्यक्ति है और जो व्यक्ति ऐसे जिनके पास पेशेवर रूप से इसका अनुभव है या जिसके पास जो सरकार द्वारा निर्धारित जो मापदंड है उनके साथ उनके पास कोई डिप्लोमा है डिग्री है केवल उन्हीं को ही इस काम को करने की परमिशन हो। तो ऐसी स्थिति में जो हम ये चाहते हैं कि कोई खास व्यक्ति इस पेशे से जुड़ा हो और केवल उसी को परमिशन हो तो उनका पंजीकरण जरूरी है क्योंकि तभी पता लग सकता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने जैसे मान लीजिए डिग्री है डिप्लोमा ले रखा है वो जी। होने के बाद भी उनका काउंटर चेक होता है उसके बाद वो उनकी जो यूनिवर्सिटी है वहां जाता है चेक होता है कि भाई इन्होंने प्रॉपरली डिप्लोमा ले रखा है तो फार्मेसी क्योंकि केमिस्ट जो शॉप्स होती हैं उस केमिस्ट शॉप में मस्ट है जरूरी है कि केवल फार्मासिस्ट जो होता है जिसको केमिस्ट की शॉप होती है जिसमें यहाँ पे मेडिसिन बिकती है केवल फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसको ही अधिकार है कि वो उस जो दवाई की दुकान है उसको चला सकता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि उसका पंजीकरण जरूरी हो। ये पंजीकरण होता है तो निर्धारित मापदंड जो होते हैं जो उसने डिप्लोमा कर रखा है डिग्री कर रखा है वो सारे चेक होते हैं तो इसलिए उस पंजीकरण में होना जरूरी है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कदाचार करता है या मिसकंडक्ट करता है तो अगर वो पंजीकृत है यानी वो एनरोल्ड है तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती जी। अगला सवाल है, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या हैं? देखिए फार्मासिस्ट का जैसे मैंने आपको बताया सबसे जो पहला कर्तव्य तो ये होता है कि जब भी वो मेडिसिन को देगा तो वो जो अप्रूव्ड डॉक्टर है जी। उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही वो जो मेडिसिन है वो अपने मरीजों को देगा जितनी की गई है। अगर मान लीजिए बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति को सोने की वो होती है उसको नींद आ जाए तो वो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रखी है 5 दिन की कर रखी है या उसकी पोटेंसी कुछ 5 mg या 10 mg कर रखी है तो वो व्यक्ति उस पोटेंसी से ज्यादा की दवाइयां ना दे वो व्यक्ति उस प्रिस्क्राइब मेडिसिन से ज्यादा दवाइयां ना दे वो व्यक्ति कोई जो जो दवाइयां ऐसी हैं जो एक्सपायर हो गई है उन दवाइयों को ना दे वो व्यक्ति कि ये भी कर्तव्य उसका होता है कि जब उसके पास कोई मेडिसिन लेने आता है और वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कोशिश हो सके कि उसको समझा सके कि दवाइयाँ किस तरीके से लेनी है उन पे वो निशान बना सकता है। इसके अलावा और जो बुजुर्ग लोग आते हैं तो ये सारी की सारी जो जिम्मेदारियां होती है फार्मासिस्ट की होती है कि वो क्योंकि जैसे आपको पहले भी शब्द शुरू में बताया कि डॉक्टर तो केवल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देता है जी। लेकिन जी। उसके बाद वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन किस तरीके से कहाँ से ली जा रही है ये फार्मासिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उसके जैसे पहले बताया कि जी। एक व्यक्ति की जो जीवन तक भी जो है उन पर निर्भर करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियां
बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए पंजीकरण और एक स्पेसिफाइड उनका डिग्री डिप्लोमा जरूरी है। जी। अगला सवाल, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मेसी परिषद की भूमिका और शक्तियां क्या हैं? देखिए, फार्मासिस्ट जो परिषद होती है या फार्मासिस्ट काउंसिल होती है, जी। वो हर स्टेट में होती है। जी। उस स्टेट के अंदर जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं जो वहाँ पे एनरोल होते हैं, उन एनरोल फार्मासिस्ट की जो जितना नाम होता है वहां पर होता है, और कोई व्यक्ति उस फार्मेसी से जो एनरोल्ड है और उसके बावजूद वो जो है कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, या मान लीजिए अपने अपनी जो डिप्लोमा डिग्री को किसी और को व्यक्ति को उसने दे दिया, जो व्यक्ति उस काम को करने के लिए अधिकृत नहीं है उसको दे दिया है, या मान लीजिए किसी और तरीके से उसका मिसयूज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि फार्मासिस्ट जो काउंसिल है वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड कर सकती है, इवन के उसके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, खत्म कर सकती है, और उसके खिलाफ अगर चाहे तो अगर ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए, तो फार्मासिस्ट जो काउंसिल है वो उसके अगेंस्ट में उस काम को करने के लिए पुलिस को भी रिकमेंड कर सकती है। तो अपने अपने फार्मासिस्ट काउंसिल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस सारी जो फार्मासिस्ट होते हैं इनकी वर्किंग को रेगुलेट करने की। आज हम बात कर रहे हैं फार्मेसी एक्ट के सवालों पर और हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। आपसे हमारा अगला सवाल ये रहेगा सर, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के मानक क्या हैं? देखिए, जैसे फार्मासिस्ट जो व्यक्ति फार्मेसी का कोर्स करता है और वो एक डिप्लोमा और डिग्री ले लेता है, तो वो डिप्लोमा और डिग्री लेने के लिए एक तो उसको एक खास पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है। उसको जी। कम से कम एक पाठ्यक्रम होता है, उसकी पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस की स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा जो है कम से कम 500 घंटे की ट्रेनिंग जो होती है, जो कि फेजेस में होती है, वो ट्रेनिंग जो है किसी हॉस्पिटल में केमिस्ट के पास या कहीं जहाँ पर भी फार्मेसी काउंसिल प्रिस्क्राइब करती है, उस फिजिकल ट्रेनिंग को लेना पड़ता है। उस ट्रेनिंग को लेने के बाद ही एक फार्मासिस्ट को जो डिप्लोमा या डिग्री जो होती है वो तब मिल सकती है। तो उसके अंदर मतलब एक जो सिलेबस की स्टडी के साथ साथ एक जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जी। वो भी लगातार उनको दी जाती है। वो होने के बाद ही उनके पास जो जो डिप्लोमा आता है वो उस डिप्लोमा का उपयोग कर सकते हैं, फिर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद ही उससे संबंधित कुछ सेवाओं को दे सकते हैं। जी। अगला सवाल सर, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के लिए नैतिकता और आचार संहिता क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात एक फार्मासिस्ट की जो नैतिकता होती है जी। वो ये होती है कि सबसे पहले तो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब किए किसी भी मेडिसिन को वो सामान्य रूप से सामान्य केस में मरीजों को ना दे, जी। और ये देखे कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो क्या मेडिसिन है। इन केस अगर उसको लगता है कि जिस मेडिसिन को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस कंपनी विशेष की मेडिसिन नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उसको पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि ये इसके जगह जो दूसरी मेडिसिन है क्या वो, क्योंकि हर मेडिसिन के अंदर जो उनके केमिकल कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, जी। और उसकी सारी जिम्मेदारी जो होती है डॉक्टर विशेष के ऊपर होती है। तो इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। पर उसकी आचार संहिता की बात करें तो बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉफ सिरप होते हैं जो कॉफ सिरप जो खांसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बार उन कॉफ सिरप का इस्तेमाल जो होता है लोग नशे के लिए करते जी। हैं। तो जी। वो ऐसी स्थिति में केवल कॉफ सिरप को देने के लिए या केवल अपनी दुकान का सामान बेचने की तरफ ध्यान न दें। अगर उसको लगता है कोई व्यक्ति किसी भी जो दवाई का जो बेजा इस्तेमाल कर रहा है या उसके पास कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिसमें दवाइयों का इस्तेमाल गलत हो रहा है, या उसके पास जो दवाइयां आ रही है वो उचित मानक के हिसाब से नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में जो फार्मासिस्ट काउंसिल है वहां भी शिकायत कर सकते हैं और एसडीएम कंसर्न को भी शिकायत की जा सकती है। ये उसके लिए एक नैतिकता भी और चाहे संहिता भी उसकी। जी। अगला सवाल सर, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्या हो सकती है? देखिए, जैसे हम कोई और प्रोफेशनल्स होता है, जी। अगर वो प्रोफेशनल किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशन संबंधित जो उसकी गतिविधियां हैं उनको पूर्ण रूप से नहीं करता, तो जो उसकी काउंसिल होती है उस काउंसिल में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी। अब वो कार्रवाई जब होती है तो ऐसी स्थिति नहीं है,
उसको भी पूरा जो फार्मासिस्ट है उसको अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाता है, उनको जवाबदेही होती है, वो अपना बचाव करते हैं। बचाव करने के बाद भी अगर जो काउंसिल है उसको लगता है कि फार्मासिस्ट ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, जिसके अंदर कोई अनुशासन तोड़ा है या कोई ऐसा कार्रवाई की है जो उनके पेशे के खिलाफ है, तो जी। ऐसी स्थिति में एक समय विशेष के लिए उसकी जो डिग्री और डिप्लोमा को वो सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा उनको लगता है तो वो उस डिग्री और डिप्लोमा को फिर रद्द भी कर सकते हैं, यानी कि उसको पूरा निरस्त किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी कार्रवाई हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो पुलिस विशेष को या एसडीएम को भी, कंसर्न को भी लेटर लिख सकते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है कि भाई उस व्यक्ति ने इन कामों करने में अपनी जो जो मानक थे, जो उसके अपने स्टैंडर्ड्स थे, उनका यूज ना करके और जो किसी तरीके से गलत प्रैक्टिस का यूज करके और उसने काम किया, तो ये अनुशासन के रूप में ये सारी की सारी कार्रवाई जो है परिषद के अधिकार में होती है और वो कर सकती है। जी। अगला सवाल, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मेसी व्यवसाय के लिए नियम और विनियम क्या हैं? देखिए, जैसे फार्मेसी व्यवसाय जो है छोटे से लेकर और बहुत बड़ा तक हो सकता है, कई जी। लाखों करोड़ों रुपए तक का हो सकता है। जी। जी। तो इसके अंदर जो जो नियम बनते हैं, जैसे मान ली फार्मासिस्ट की जो शॉप होती है, केमिस्ट की शॉप्स होती है, या जिस परिसर में वो चीज रखी जाती है, तो बहुत सारे नियम होते हैं कि जैसे मान लीजिए उसमें कोई और किसी भी तरीके से किसी मतलब बाहर के किसी व्यक्ति को घुसने की उसके अंदर परमिशन ना हो। कोई ऐसी जैसे मान ली शॉप होती है, शॉप में तीनों तरफ से जो है वो शॉप बंद होती है, जिससे कि कोई मतलब कोई और जानवर या कोई चूहा या कोई और जो है दवाइयों को खराब ना कर सके, जी। तो जिससे कि दवाइयों को का जो इस्तेमाल है वो ढंग से हो सके। उसके अलावा उसका मिनिमम जो उसका उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी ये नियम होते हैं कि जो अगर मान लीजिए कोई कभी इमरजेंसी पड़ती है, तो किसी खास दवा विशेष पर बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है, तो उसकी ब्लैकमेलिंग होती है। सबने आपने देखा होगा जी। कि जी। जब कोरोना काल हुआ था, तो कोरोना काल के अंदर भी दवाइयाँ बहुत ज्यादा क्या है शॉर्टेज हो गई थी। जी। तो ये सारे नियम और विनियम होते हैं जिसके अंदर फार्मासिस्ट को ध्यान रखना होता है, और समाज के सारे नियम और फार्मेसी द्वारा बनाए गए सारे नियमों को ध्यान में रखते ही वो कार्य कर सकता है, और वो नहीं करता तो ऐसी स्थिति में परिषद और जो सरकार विशेष और पुलिस विशेष भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जी। अगला सवाल, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के लिए दवा वितरण और सलाह देने के नियम क्या हैं? ठीक है, सामान्य तौर पे तो फार्मासिस्ट के जो सबसे पहली बात सलाह देने का जो नियम है वो यही है कि वो एक तो जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन को देखता है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही वो उसमें काम करे। जी। और जब उसको सलाह देने की बात होती है फार्मासिस्ट को, तो वो उसकी जो सलाह वो उतने मतलब एक नियम के हिसाब से होती है, एक लिमिटेड होती है कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई जो सलाह है उन्हीं को दे। कोई ऐसी सलाह किसी भी मरीज को ना दे जो कि उनकी दवाई जो दवा से उनको नुकसान हो सके। जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मान लीजिए दवा का वितरण हो, जैसे वितरण जो वर्ड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। कि फार्मासिस्ट से केवल ये काम नहीं होता कि भाई उसके पास एक ग्राहक, वो ग्राहक नहीं, वो मरीज को मानते हैं कि मरीज आएगा और वो उसको दवा दे देगा। जी। उसको देखना है कि जो मरीज आ रहा है वो किसी भी तरीके से उसकी मानसिक हालत कैसी है, या वो कोई ऐसी दवाई लेके तो नहीं जा रहा है जो बैंड है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र में बहुत छोटा है वो ऐसी दवाई लेके जा रहा है कि इसका गलत उपयोग हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दवा को बहुत ज्यादा भंडारण कर रहा है, उसकी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, होर्डिंग कर सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान जो है एक फार्मासिस्ट को रखना चाहिए। जी। अगला सवाल, फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट के लिए रिकॉर्ड रखने और रिपोर्ट देने के नियम क्या हैं? देखिए, सामान्य तौर पे जब भी आप किसी फार्मासिस्ट के पास जाएंगे तो नियम ये है कि वो आपको बिल बना के देगा, जी। और उस बिल के अंदर जो है वो उस व्यक्ति उस दवा की जो उसका मूल्य लिखेगा और उस दवा का नाम लिखेगा, और वो रिकॉर्ड रखेगा किस व्यक्ति को जो उसने कौन सी दवा दी। ठीक जी। है, और हर दवा के पीछे कोई पर्टिकुलर नंबर होते हैं, उन जो कंपनीज के नंबर कोड होते हैं उन कोड का भी ध्यान रखते हैं, उन कोड को भी मेंशन किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति से किसी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई दवा जो है गलत दवा ले ली है, या मान लीजिए उसको साइड इफेक्ट हो गया, या कुछ उसके अंदर कोई और नुकसान हो रहा है, तो जिससे कि उस दवा के बारे में आगे शिकायत की जा सके, और उस व्यक्ति या उस दवा के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ जिसने दवा दी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी। धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।